तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है कि इतने में उसके पीछे एक और शख्स आ जाता है जो कि उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से निंग फेंग नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो बंदा उसे अपने एक फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर उस पर चारों तरफ से एनर्जी अटैक करता है। जिसे बचने के लिए निंग फेंग अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर लेता है, मगर वो वहाँ से निकलने के लिए अपनी एनर्जी शील्ड से निकलकर वहाँ से भागने की करता है। जिसके बाद वो बंदा उस पर एनर्जी अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो बंदे उससे आकर कहते हैं कि वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो वरना तुम यहीं मारे जाओगे। ये सुनकर निंग फेंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो उस खाई की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए उस खाई की तरफ कूद पड़ता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक बेवकूफ़ इंसान था, अगर वो एनर्जी पर्ल हमारे हवाले कर देता तो हम इसे जिंदा छोड़ देते। और दूसरी तरफ हम लोग नी फेंग को नीचे गिरते हुए देखते हैं। वो गिरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पे है, और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने पुराने घर में क्या कर रहा है। वो तो पहाड़ से नीचे गिर रहा था। जिसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखता है और गौर करता है तो उसे पता चलता है कि वो फिर से जवान हो गया है और अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ गया है। इतने में उसे उसकी सोड नजर आती है, जो कि उसके फादर ने उसे तब दी थी जब वो 16 साल का था। जिसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं वापस से अपनी 16 साल की एज में आ गया हूँ। इतने में उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो नी फेंग का फादर होता है, जो कि किसी के साथ बात कर रहा था। उसके साथ जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुम हमारी माइंड से पैसे चुरा कर अपने बेटे पर खर्च कर रहे हो, जबकि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बेटे के अंदर टॉक्सिक हीट का कोई इलाज नहीं। मगर उसका फादर कहता है कि मैं अपने बेटे को हर हाल में ठीक करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। तो वह बंदा उससे कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नी फेंग का फादर अपने घर में वापस आता है तो वो देखता है कि नी फेंग को होश आ गया है और वो अपने फादर की तरफ देख रहा है, जिस पर उसका फादर काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम होश में आ गए। मैं तो तुम्हें लेकर काफी परेशान हो गया था, मुझे लगा कि शायद इस मर्तबा तुम इतनी आसानी से होश में नहीं आओगे क्योंकि तुम कई दिनों से बेहोश पड़े हो। और वो इस बात पर भी हैरान होता है कि इस बार तो यह खुद ब खुद होश में आ गया है, क्योंकि पहले जब ये बेहोश होता था तो इसे होश में लाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था। वो नी फेंग से कहता है कि ये एनर्जी पिल तुम खा लो, इससे तुम्हारे अंदर की टॉक्सिक हीट ठीक हो जाएगी। मगर नी फेंग कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी टॉक्सिक हीट अब ख़त्म हो चुकी है। ये सुनकर उसका फादर भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद नी फेंग अपने फादर से कहता है कि मुझे कुछ और एनर्जी पिल्स चाहिए जिनकी मदद से मैं कल्टिवेट कर सकूँ। तो उसका फादर कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम जब कल्टीवेट करोगे तो वो टॉक्सिक हीट तुम्हारे अंदर से फिर से एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम फिर से बेहोश हो सकते हो। तो नी फेंग कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो नी फेंग की बताई हुई एनर्जी पिल्स के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो तो काफ़ी महंगी हैं, मगर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करके वो पिल्स लेकर आऊँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नी फेंग बाहर घूमने फिरने के लिए आया हुआ होता है। इतने में वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि नी फेंग को देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम होश में आ गए, मगर तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नी रेजिडेंस अब हमारा होने वाला है। ये सुनकर नी फेंग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या दिन में सपने देख रहे हो? तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे नी रेजिडेंस में रहने के दिन चले गए क्योंकि मेरा फादर एल्डर्स के पास तुम्हारे फादर की शिकायत लेकर गया है। जिसके बाद वो लोग तुम्हारे फादर को नी रेजिडेंस से निकाल देंगे। बाद में दिखाया जाता है कि नी फैमिली के सारे एल्डर्स एक जगह मौजूद होते हैं और वो बंदा नी फेंग के फादर की शिकायत लगाते हुए कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये नी फैमिली की माइंड से बहुत सारे क्रिस्टल चुरा कर ले जाता है और अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेता है। ये सुनकर एक एल्डर नी फेंग के फादर से कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा बहुत अहम है, मगर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बेटे के अंदर टॉक्सिक हीट है जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने बेटे पर इतने ज़्यादा पैसे बर्बाद मत करो क्योंकि ये सारे पैसे नी फैमिली के हैं। इतने में वहाँ पे नी फेंग खुद भी पहुँच जाता है, जो कि आते ही सबसे कहता है कि मेरे अंदर कोई टॉक्सिक हीट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। उसे वहाँ पे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा मुकाबला लिनफी से करवाएंगे, जिससे हमें साफ पता चल जाएगा कि तुम ठीक हुए हो या नहीं। ये कहने के बाद वो लोग लिनफी को नी फेंग को एक ग्राउंड में ले आते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली होती है और
लिनफी का फादर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो जानता था कि वो उसका बेटा नीफेंग को आसानी से हरा देगा, क्योंकि वो ओपन व्हील रियलम से एक लेवल ऊपर है, क्योंकि वो नीफेंग से एक लेवल ऊपर है। मगर जब फाइट शुरू होती है तो लिनफी उस पर झपट पड़ता है, जिस पर नीफेंग उसे डॉज करके एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो अपने फादर की गोद में जा गिरता है। की स्पीड देखकर सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं और फिर लिनफी दोबारा से मैदान में आ जाता है और इस मर्तबा वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए उस पर कूद पड़ता है। तो इस मर्तबा नीफेंग उस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। नीफेंग की पावर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और एल्डर्स कहते हैं कि हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था, नीफेंग पहले की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसकी स्किल्स लाजवाब हैं। वो सब लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। इतने में लिनफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी हार नहीं माना, मैं उससे दोबारा मुकाबला करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में आ जाता है और नीफेंग पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है। तो नीफेंग भी उस पर एक के बाद एक पंच मारता जाता है, जिसकी वजह से के हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। जिसके बाद नीफेंग उस पर एक बहुत पावरफुल पंच मारकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि क्या तुम और भी लड़ना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं हार मानता हूँ। इस तरह नीफेंग की पावर देखने के बाद वहाँ एल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो नीफेंग के फादर को नी फैमिली का हेड बनाए रखेंगे। और जब नीफेंग अपने घर आता है तो उसका फादर उसके लिए बहुत सारी पिल्स लेकर आता है, जिनसे नीफेंग कल्टीवेशन शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उन पिल्स की मदद से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीफेंग एक होटल के पास से गुजर रहा होता है। जब वो होटल की तरफ देखता है तो उसे कुछ याद आता है, तो वो उस होटल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होटल के अंदर सी फैमिली और नी फैमिली के कुछ डिसाइपल्स होते हैं। लोगों के बीच में वहाँ पे एक चैलेंजिंग मैच होने वाला था और ये मैच हर साल होता है। और सी फैमिली के मेंबर कहते हैं कि अगर हम लोग नी फैमिली से मैच जीत जाते हैं तो वो अपनी इस लड़की को हमारे हवाले कर देंगे। ये सुनकर ही वो लड़की घबरा जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही कमीने लोग हैं। मगर फिर नी फैमिली के लोग इसके लिए मान जाते हैं। उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं इन सब लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूं और मैं इनके पावर लेवल को भी जानता हूं, इसलिए मैं इनमें से किसी को भी हरा सकता हूं। मगर उसे अपने दो बाकी साथियों पर शक था कि वो जीत पाएंगे या नहीं। जिसके बाद वहां पे अचानक एक और बंदे की एंट्री होती है, जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसे देखकर शेन कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि इसका पावर लेवल क्या है और ये सी फैमिली की तरफ से क्यों आया है। इतने में नीफेंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इस बंदे से मैं लड़ूंगा। नीफेंग को देखकर उसके अपने दोस्त भी काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे फाइट कर पाओगे। मगर फेंग कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं उसका मुकाबला करूंगा। ये कहने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं और नीफेंग को इस तरह फाइट करता देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि ये तो अभी लेवल 1 में है और ये लेवल 3 के वॉरियर के साथ इतनी अच्छे से फाइट कर रहा है। इतने में फिर नीफेंग अपनी सोड निकालकर उससे एक फायर साइक्लोन पैदा करता है, जिससे वो उस वॉरियर के हाथ को इंजर्ड कर देता है और वो वॉरियर अपना मैच हार जाता है। इतने में फिर अचानक वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि ब्लड चेंजिंग रियलम में होता है। उसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, तुम लोग ब्लड चेंजिंग वॉरियर को हमारे बीच में लेकर आए हो, इसका इस मैच में कोई लेना देना नहीं। मगर फिर वो वॉरियर कहता है कि अगर तुम में से किसी में दम है तो फिर वो आ जाए। ये कहने के बाद वो नीफेंग को चैलेंज करता है, तो नीफेंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। तो नीफेंग एक बहुत ही पावरफुल स्पीड के साथ अटैक करता है, जिससे वो एक ही झटके में उस बंदे की गर्दन काट देता है। मगर वो बंदा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि इसका अटैक ज़्यादा डीप में नहीं गया, वरना मेरा काम तमाम हो जाता। वो सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि नीफेंग अभी बेसिक लेवल में है और उसने ब्लड चेंजिंग रियलम के बंदे को हरा दिया है। और फिर नीफेंग उनसे जाकर कहता है कि आइंदा तुम लोग यहाँ पे नजर मत आना। ये कहकर वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ घर वापस आ रहा होता है। तो इतने में उसके फादर और एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं, हमें पता चला है कि एक ब्लड चेंजिंग रियलम का बंदा तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता था। तो वो लोग कहते हैं कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, नीफेंग ने उसे सबक सिखा दिया है। ये सुनकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि नीफेंग ने उस बंदे को एक ही वार में ख़त्म कर
तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नी फेंग सो रहा होता है, मगर अचानक उसे ख्वाब में दिखाई देता है कि उसकी नी फेंग फैमिली को मारा जा रहा है। ये देखते ही वो डर के मारे उठ बैठता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो तो असल में ख्वाब देख रहा था, जिस पर वो कहता है शुक्र है कि ये एक ख्वाब था। मगर फिर सुबह होते ही वो फौरन से भागते हुए अपने फादर के पास जाता है। तो उसका फादर उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यूं खुलेआम मत घुमा करो, तुम जानते भी हो कि तुमने पहले ही कुछ लोगों से दुश्मनी मोड़ ली हुई है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कुछ दिन तक छुप कर रहो। पर नी फेंग कहता है, मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। मैं असल में वुशेन आइलैंड जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा हैं, मैं वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो उसका फादर उससे कहता है कि वुशेन माउंटेन बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे समुद्री लुटेरे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी नी फैमिली के दुश्मन। नी फेंग कहता है, मैं अपनी नी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे हर हाल में अपने आप को अपग्रेड करना ही होगा। तो उसका फादर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं फिर तुम्हारे साथ जाऊँ। वो कहता है कि आप ऐसा करें, आप मेरे साथ कुछ लोगों को भेजें ताकि वो लोग मेरी प्रोटेक्शन कर सकें, और बस मुझे एक शिप और खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही उसका फादर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें अरेंज करवा देता हूँ। ये कहने के बाद अगले दिन सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि नी फेंग के लिए शिप तैयार हो चुकी होती है और वो उस पे चढ़कर वुशेन आइलैंड की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ उसके कुछ साथी भी मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ हमें एक फेल्कन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से उस पे नजर रख रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हमें सी फैमिली के एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि सी फैमिली के मास्टर बाई चुआन के पास आता है और आते साथ ही उससे कहता है कि मास्टर, मुझे पता चला नी फेंग इस वक्त नी रेजिडेंस को छोड़कर कहीं जा रहा है। ये सुनते ही सी फैमिली का मास्टर कहता है, क्या वाकई में वो कहाँ जा रहा है? तो वो सर्वेंट कहता है, ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कहीं दूर जा रहा है और इस वक्त काफी दूर निकल चुका होगा, पर मेरा फेल्कन वो उस पर नजर रख रहा है। ये सुनते ही सी फैमिली का मास्टर कहता है, आखिरकार उस लड़के को मारने का वक्त आ गया है, उससे अब अपना सारा हिसाब किताब चुकता करना ही होगा। वो उस सर्वेंट से कहता है कि तुम ऐसी होंग टियान को उसे मारने के लिए भेजो और उसे ये भी कह देना कि उसे मारने के बाद अपने सारे सबूत मिटा दे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे किसने मारा है। इस लड़के ने हमारा जीना हराम कर रखा था, आज जाके ये हमारे हत्थे चढ़ा है, अब उसे बीच समंदर में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमें नी फेंग को दिखाया जाता है, वो काफी दूर निकल आया होता है, मगर इतने में उसके कुछ साथी कहते हैं कि हम लोग वुशेन आइलैंड बहुत जल्द। मगर इतने में उन लोगों को वो फेल्कन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो सी फैमिली का फेल्कन है, इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर ही बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर सी फैमिली यहाँ पे आ गई तो हम लोग क्या करेंगे। वो लोग जरूर यहाँ पर नी फेंग से अपना बदला लेना चाहते होंगे। मगर नी फेंग कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, उन्हें आने दो, मैं उन्हें भी देख लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक आइसलैंड में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो लोग अपनी शिप को रोककर कुछ लकड़ियां जमा करके आग जलाने के लिए कोशिश करते हैं। मगर इतने में वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और शिप आ चुकी है। उस शिप में 2 लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक बंदा सी होंग टियान होता है। वो उन लोगों को देखते ही अपनी सोर्ड निकाल लेता है और फौरन से उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग भी यहाँ पे मौजूद होगे। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन लकड़ियों में आग लगा देता है और फिर नी फेंग से कहता है कि तुमने सी फैमिली से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए अब मैं इस सारे के सारे मामले को यहीं पर ही खत्म करूंगा और वो भी तुम्हारी मौत के साथ। ये बात सुनकर नी फेंग भी अपनी सोर्ड निकालता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस सी फैमिली के मास्टर के कहने पर आए हो, चलो फिर दिखाओ मुझे कि तुम में कितना दम है। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सी होंग टियान जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो नी फेंग इतना फास्ट अटैक करता है कि सी होंग को पता भी नहीं चलता कि उस पर कब अटैक हुआ और हमें दिखाया जाता है उसकी सोर्ड भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। ये देखकर सी यान हैरान रह जाता है और कहता है कि नी फेंग ने इतने हाई कल्टीवेटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। ये तो सी फैमिली का सबसे फेमस
वॉरियर है। और दूसरी तरफ वो लोग सी यान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है कि शायद सी फैमिली के पास आजकल अच्छे वॉरियर्स आ ही नहीं रहे, यंग लड़कों का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये देखकर सी यान उनके आगे झुक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है और गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, जिस पर निफेंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम कल्टीवेटर हो और तुम्हारी कल्टीवेशन से दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी आगे की तरफ जा रहे होते हैं और फिर उन्हें अचानक से सामने एक कश्ती दिखाई देती है जिसपे एक लड़का खड़ा हुआ होता है। वो असल में उन लोगों पर नजर रख रहा था। और दूसरी तरफ निफेंग के दोस्त कहते हैं कि ये लड़का तो समुद्री लुटेरों का जासूस है, लगता है कि हमारा आगे का सफर अब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम लोग अपने घर से हजारों मील दूर आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। अब जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है का लीडर होंग टियान वो तो इस वक्त बॉडीलेस रियलम में है। मगर दूसरा लड़का कहता है कि अगर निफेंग हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है, ये सी शार्क हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर निफेंग उन लोगों से कहता है कि अगर सी शार्क सेक्ट यहाँ पे न आया तो हम खुद उनके पास जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लोग समंदर में मौजूद हर एक को लूटते रहते हैं। यहाँ तक कि एक मर्तबा इसने मेरे अंकल को भी लूटा था और उसे जान से मार दिया था। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या कहा तुमने? 3 साल पहले जो हमारी शिप गायब हो गई थी वो असल में होंग टियान ने गायब की थी। और फिर दूसरा लड़का सोचते हुए कहता है कि नी टियान यांग की शिप 3 साल पहले कोस्टल रिवर में गायब हुई थी। तो फिर नी फेंग को ये बात कैसे पता चली कि ये सी शार्क सेक्ट ने किया है? और दूसरी तरफ नी फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ ये सारा काम सी फैमिली ने ही करवाया था। उन लोगों ने मेरे अंकल की शिप के बारे में होंग टियान को सारी इंफॉर्मेशन दी थी। एक मर्तबा मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लूं, उसके बाद मैं उनका सारा हिसाब चुकता करूंगा। और फिर अगले सीन में हमें उनके सामने एक और शिप आते हुए दिखाई देती है जो कि असल में पायरेट्स की होती है। तो निफेंग को बताया जाता है कि असल में ये लोग ब्लैक वाटर सेक्ट के लोग हैं, ब्लड चेंजिंग रियलम के लेटेस्ट स्टेज में है। कुछ देर पहले जो लड़का हम पे नजर रख रहा था वो जरूर इन लोगों का ही होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग शुरू से ही हम लोगों पर नजर रख रहे हैं। जिसके बाद हमें उस शिप में क्यूशुई को दिखाया जाता है। शिप जैसे ही निफेंग की शिप के पास आती है तो वो फौरन नी पिंग से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग खुद ही मौत के मुंह में आ गए हो, मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर नी युवान उससे कहता है कि क्यूशुई तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डरते हैं, बल्कि हम तो खुद यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आए हैं। ये सुनकर क्यूशुई बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि तुम कुछ मामूली से कल्टीवेटर, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मगर जैसे ही वो उनकी शिप में आता है तो अचानक उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा फील होता है। और फिर हमें निफेंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुमने बहुत गलत काम किए हुए हैं और अब तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है। ये कहते ही वो अपनी सोड निकालता है और हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और कुछ ही देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग क्यूशुई को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो लोग बहुत खुश थे और कहते हैं कि शुक्र है कि अब ब्लैक वाटर सेक्ट खत्म हो गया, अब यहाँ पर आने वाले किसी भी बंदे को कोई भी नहीं लूटेगा। और दूसरी तरफ हमें वो आइसलैंड दिखाया जाता है। वो लोग उस आइसलैंड के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। उस आइसलैंड को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर निफेंग उन्हें बताता है कि अभी यहाँ पर कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, इसीलिए ये जगह ऐसा ऐसा खूबसूरत बनती जा रही है। वो लोग अपनी शिप वहां पर किनारे पर लाकर खड़ी कर देते। निफेंग फौरन से आइसलैंड में पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मैं फौरन से अपनी कल्टीवेशन के लिए आगे जाता हूं और तुम लोग यहां पर अपनी सेटलमेंट के लिए बंदोबस्त करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वो अपनी पिल का इस्तेमाल करके वहां पे थोड़ी सी रोशनी करता है और देखता है कि उस जगह तो लावा ही लावा मौजूद है, जिसका मतलब है कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिकदार में मौजूद है। ये कहते हैं मौजूद नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि नॉर्मल एनर्जी के मुकाबले में यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाऊंगा। वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि एक मर्तबा मैं ब्लड चेंजिंग रियलम को अचीव कर लूं तो उसके बाद मैं बॉडी लेवल रियलम को भी अचीव कर लूंगा।
और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके साथी कुछ लकड़ियां जमा कर रहे होते हैं और वहाँ पे रहने के लिए एक घर का भी बंदोबस्त करते हैं। दूसरी तरफ हमें वही फैल्कन दिखाई देता है। वो फैल्कन वापस से सी फैमिली के पास चला जाता है और दूसरी तरफ सी फैमिली का मास्टर बाई चुआन वो कह रहा होता है कि आखिर उन लोगों को गए हुए इतना टाइम हो गया है, अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए। मगर फिर वो सर्वेंट वापस आता है और कहता है कि मास्टर सी होंगटियान वो नीफेंग के हाथों मारा गया है। ये सुनकर तो बाई चुआंग को भी एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि लगता है हमने उस लड़के को कमजोर समझने की गलती की है। ये कहने के बाद वो एक लेटर लिखता है और कहता है कि ये लेटर सीधा होंगटियान को दो। उसके बाद होंगटियान खुद ही उसको देख लेगा और फिर सी यांग उस लेटर को लेकर सीधा ब्लैक वाटर एरिया में चला जाता है जहाँ पे सी शार्क सेक्ट होता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है जिस पर सी यांग खुद भी ज्यादा डर रहा होता है। मगर फिर उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक बोट में था। वो उसे आगे रास्ता दिखाते हुए सीधा सी शार्क सेक्ट पैलेस में ले जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सी शार्क सेक्ट का मास्टर वो दो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है और सी यांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिस पर होंगटियान उससे कहता है कि तुम तो बाई चुआंग के सर्वेंट हो, क्या तुम उसका कोई लेटर लेकर आए हो? वो मुझसे अब क्या करवाना चाहता है? तो सी यांग कहता है कि हमारी इतनी क्या मजाल कि हम आपको कुछ करने के लिए ऑर्डर दें। तो होंगटियान कहता है जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तो सी यांग कहता है मास्टर ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, आप इसे खुद ही पढ़ लीजिए। ये सुनने के बाद होंगटियान फाइलियन की तरफ इशारा करता है तो फाइलियन अपने विप की मदद से उस लेटर को छीनकर अपने मास्टर को लाकर देती है। तो होंगटियान जब उस मैसेज को पढ़ता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है। अब सी फैमिली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो एक छोटे बच्चे से परेशान है। मगर सी यांग कहता है कि नहीं, आप उस लड़के के बारे में नहीं जानते। वो लड़का असल में एक जीनियस है। वो अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लड चेंजिंग रियलम के मिड लेवल में है और उसके बावजूद भी उसने सी होंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। इसीलिए अब मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस लड़के को रास्ते से हटा दीजिए, क्योंकि वो लड़का हमारे लिए दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है और हमारी सी फैमिली अभी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोग उन पर कोई डायरेक्ट हमला कर सकें। सिर्फ आप ही हैं जो कि अब कुछ कर सकते हैं। तो होंगटियान कहता है मेरे ये वॉरियर्स उसका काम तमाम कर देंगे। मगर दूसरी तरफ सी यांग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसे अपने हाथों से मारें, क्योंकि वो पहले ही सी होंग का काम तमाम कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि शायद आपके वॉरियर से मार पाएंगे। ये सुनते ही रेड ब्रो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम लोग उसे नहीं मार सकते? तो सी यांग कहता है मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे भागने का कोई मौका ना दें। तो होंगटियान कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे ये वॉरियर उसे भागने का कोई मौका नहीं देंगे, चाहे वो पर लगा कर भी उड़े तो भी वो नहीं भाग पाएगा। कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नी फैमिली के वो सर्वेंट्स एक जगह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि इतने में उन्हें समंदर में कुछ बहुत बड़ी बड़ी शिप्स आती हुई दिखाई देती हैं। जिसके बाद वो लोग दूरबीन लगाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो शिप्स तो असल में होंगटियान की है। जिस पर वो लोग कहते हैं ये तो सीधा हमारी ही तरफ आ रहे हैं और उन्हें दिखाई देता है कि उसमें 4 अलग अलग बड़े बड़े वॉरियर्स मौजूद हैं, जिनमें एक रेड ब्रो और फाइलियन और गुइशुई और शियानशी मौजूद होते हैं। वहाँ खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि क्या इनके साथ होंगटियान भी आ रहा है? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, होंगटियान की शिप कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द नीफेंग को ये बात जाकर बता दो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नीफेंग उस गुफा के अंदर मौजूद होता है और वो कहता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन करना तो सच में बहुत ही फायदेमंद है। इतने में उसका एक दोस्त वहाँ पर आकर कहता है कि नीफेंग असल में सी शार्क सेक्ट ने अपने कुछ लोगों को भेजा है। ये कहने के बाद नीफेंग बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सी शार्क सेक्ट के कुछ वॉरियर्स खड़े हुए हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहने के बाद वो अकेला ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और रेड ब्रो उससे आकर कहता है कि नीफेंग आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए ही आए हैं, तो अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। और गुइशुई कहता है आज तो तुम मरने वाले हो। जिसके बाद शियानशी कहती है मैं तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के को टॉर्चर नहीं करना चाहती। और फाइलियन कहती है मेरा ये विप तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो रहा है। ये बात सुनकर नीफेंग उन लोगों से कहता है कि अच्छा वह तुम लोग खुद यहाँ पे आ गए, वैसे भी मैं खुद इस आइसलैंड के बाद तुम्हारे सेक्ट में आने वाला था। ये बात सुनकर फाइलियन जोर जोर से हंसने लगती है, मगर उन लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। जिसके बाद रेड ब्रो कहता है कि
फाइलियन, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले तुम जाकर अपने विप से इस लड़के की चमड़ी उधेड़ दो, बाकी की सिचुएशन को हम बाद में देखेंगे। तो फाइलियन उनसे कहती है कि ठीक है, फिर बाद में तुम लोग मत कहना कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया। ये कहने के बाद फाइलियन और नीफेंग के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फाइलियन आते साथ ही अपने विप के साथ एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे नीफेंग खुद को बहुत ही आसानी से बचाता है और उस पर एक पलटवार कर देता है, जिस पर रेड ब्रो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़का इतनी यंग एज में हाई कल्टीवेशन लेवल को कैसे अचीव कर सकता है और ऊपर से इसके स्किल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। मुझे लगता है कि शायद ये फाइलियन को बराबर की टक्कर दे सकता है। और दूसरी तरफ शानशी कहती है कि ये लड़का तो अभी ब्लड चेंजिंग रियलम के मिड लेवल में है, आखिर सी यांग इससे कैसे हार गया। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेड ब्रो को, वो कहता है कि फाइलियन अपने करंट कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इस लड़के को नहीं हरा पाएगी, पर अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर इसे मारने की कोशिश करें तो ये लड़का हमारे आगे कुछ भी नहीं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है फाइलियन अपने विप को एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो उसके साथ जैसे ही नीफेंग पे हमला करती है तो नीफेंग बहुत ही आसानी से उसे डॉज करके अपनी सोर्ड के साथ उसे वापस पीछे फेंक देता है। ये देखकर फाइलियन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि ये लड़का मेरा इतना आसानी से मुकाबला कैसे कर रहा है, अगर मैं हार गई तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसे हरा कर ही रहूंगी। ये कहते ही वो दोबारा से अपने स्नेक को उसकी तरफ भेजती है तो दूसरी तरफ नीफेंग कहता है ये परफेक्ट मौका है हमला करने का। ये कहते ही वो अपनी विंड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जायंट स्नेक को उस टोर्नेडो के अंदर झुलसा देता है और दूसरी तरफ वो टोर्नेडो सीधा फाइलियन की तरफ आगे चला जाता है तो फाइलियन भी उसमें झुलस जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा कट लगते हैं और वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। तो फाइलियन की हालत देखते ही रेड ब्रो फौरन से उसके पास आकर उसे उठा लेता है, मगर फाइलियन उन इंजरीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पे ही अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर रेड ब्रो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आते साथ ही अपने दोस्तों से कहता है कि सब लोग एक साथ हमला करो। ये सुनते ही गुई शुई फौरन से उसके चारों तरफ एक फ्यूम क्रिएट करता है और दूसरी तरफ शानशी उसकी तरफ अपनी सोर्ड थ्रो करती है, जिस पर नीफेंग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे इस तरह धोखे से मारना चाहते हो। इतने में रेड ब्रो तेजी से उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है तो नीफेंग बहुत ही आसानी से उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शानशी अपनी सोर्ड दोबारा से थ्रो करती है और इस तरफ गोशुई वो दोबारा से वहां पे स्मोक क्रिएट करता है, जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब तो इसका काम तमाम हो चुका होगा, मगर नीफेंग बहुत ही आसानी से उस सोर्ड को रोक कर गोशुई पे हमला कर देता है, जिससे वो उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और फिर रेड ब्रो जैसे ही नीफेंग पे हमला करने के लिए आता है तो नीफेंग उसे डॉज करके फौरन से शानशी की तरफ चला जाता है और जाते साथ ही उस पे एक बहुत ही फास्ट अटैक करके उसका भी वही काम तमाम कर देता है। ये देखकर रेड ब्रो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि ये दोनों कल्टीवेटर मेरे बराबर के लेवल के थे और उसके बावजूद भी वो नीफेंग के हाथों मारे गए। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं लड़ूंगा तो शायद मैं भी इनकी तरह ही मारा जाऊंगा। मेरे ख्याल से मुझे इसे लड़ने के बजाय वापस अपने सेक्स चले जाना चाहिए, वहाँ पे जाकर मैं मास्टर को ये सारा बताकर उसे अपने साथ ले आऊंगा और अगर मास्टर यहाँ पे आ गया तो फिर ये लड़का तो मरेगा ही मरेगा और उसके साथ इसके सारे साथियों को भी हम मारेंगे। ये कहते ही वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो नीफेंग फौरन से उसके सामने आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, मगर अब काफी देर हो चुकी है। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे पर एक और अटैक कर देते हैं, जिससे नीफेंग फौरन से रेड ब्रो को पीछे धकेल देता है और रेड ब्रो को भी अब समझ में आ जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। नीफेंग जैसे उसके पास आकर उस पर हमला करता है तो रेड ब्रो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से दोबारा भागने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा नीफेंग उस पर पीछे से एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेड ब्रो इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ता है। और दूर से सी यांग ये सब कुछ देख रहा था, उसे पता चल गया था कि उसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और इस तरफ रेड ब्रो नीफेंग से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम चारों वॉरियर तुम्हारे जैसे यंग लड़के से हार जाएंगे। ये कहने के बाद उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। ये देखते ही सी यांग वो शिप लेकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर नीफेंग के दोस्त कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, हम इनका पीछा करके इन्हें रास्ते में ही मार देते हैं। मगर नीफेंग कहता है कि नहीं, इन्हें जाने दो, ये लोग बहुत जल्द होंगटियान के साथ यहाँ वापस आएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सी यांग जैसे ही दोबारा होंगटियान के पास जाता है तो होंगटियान उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने,
उसने मेरे चारों वॉरियर्स को मार दिया। लगता है कि शायद हम लोगों ने उसे कमजोर समझने की गलती की है। और दूसरी तरफ सी यांग दिली दिल में कह रहा होता है, मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम खुद चले जाओ, बिला वजह में ही तुमने अपने वॉरियर्स को बलि का बकरा बना दिया। ये दिली दिल में कहने के बाद वो चीफ होंगटियान से कहता है, अगर आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको खुद वहां जाना चाहिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ होंग खुद अपनी शिप तैयार करवाता है और खुद उस शिप में सवार होकर तेजी से नीफेंग की तरफ निकल पड़ता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि होंगटियान अपने सारे लोगों के साथ फौरन से उस आइसलैंड में पहुंच जाता है जहाँ पे नीफेंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तो होंगटियान उससे आकर कहता है, तुमने मेरे वॉरियर्स को मारा है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो नीफेंग कहता है, मैं तो कब से यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने आने में काफी देर लगा दी है। ये बात सुनकर होंगटियान हैरान हो जाता है कि ये लड़का मेरा इंतजार कर रहा है। ये जानता भी है कि मैं इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, उसके बावजूद भी ये यहाँ से भागा नहीं है। आखिर इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? यहाँ पे तो इसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है और उसके बावजूद भी इस लड़के में इतनी अकड़ है। और फिर इतने में एक पायरेट कहता है कि सुनो लड़के, तुम्हें अकड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम वैसे ही मरने वाले हो। मगर नीफेंग उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने ना जाने कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, इसलिए अब मैं उन सब का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये सुनते ही होंगटियान उससे कहता है कि जरा 1 मिनट के लिए अपना कल्टीवेशन लेवल तो देखो, तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारी ये बातें तुम्हें सूट नहीं करती। जिसके बाद नीफेंग उससे कहता है कि तुमने मेरे थर्ड अंकल को आज से 3 साल पहले मारा था, इसलिए आज मैं उसका बदला लेकर तुम्हारे पूरे के पूरे सी शार्क सेट को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चीफ होंग हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे कैसे पता चला कि अंकल को मैंने मारा था। मगर दूसरी तरफ सी यांग उससे आकर कहता है, आप इसकी बातों को छोड़ें, ये लड़का बहुत चालाक है, आप बस इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटा दीजिए। और दूसरी तरफ होंगटियान उससे आकर कहता है, बच्चे तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर दम कितना है। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में ऊपर जाता है और उस पर एक पावरफुल एनर्जी पाल मटेक कर देता है, जिसे देखते ही नीफेंग अपनी सोर्ड की मदद से बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी पावर्स देखकर चीफ होंगटियान भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी सिर्फ ब्लड चेंजिंग रियलम के मिड लेवल में हो, मगर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बता रही है कि तुम ब्लड चेंजिंग रियलम से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। यही वजह है कि तुमने मेरे वॉरियर्स को हराया है, मगर अब तुम मेरा मुकाबला करने वाले हो तो तुम्हारा तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ये कहते ही वो बहुत तेजी से उसके पास आकर एक बार फिर से पाल मटेक करता है, जिसे नीफेंग अपनी सोर्ड की मदद से रोकता है। मगर दूसरी तरफ चीफ होंग उस पर एक और पाल मटेक करता है, जिससे वो नीफेंग को वापस पीछे धकेल देता है और कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। पर दूसरी तरफ नीफेंग वो खुद को संभाल लेता है और वो कहता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, लगता है कि शायद मुझे अपनी स्किल्स दिखानी ही पड़ेंगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को एक्टिवेट करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद वो चीफ होंग पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है। जिसके बाद चीफ होंग जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ा सा हर्ट कर देता है और नीफेंग बहुत ही तेजी के साथ अपनी सोर्ड के साथ उस पर एक और वार करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक कट लग जाता है। ये देखकर चीफ होंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। ये कहते ही वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके चारों तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिस पर नीफेंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो उस पर हमला नहीं कर पा रहा था क्योंकि चीफ होंग बहुत ही तेजी के साथ उसके आसपास मूव कर रहा था। ये सब देखकर सी यांग बहुत खुश होता है, उसे लगा कि शायद अब वो नीफेंग को खत्म कर देगा। मगर दूसरी तरफ चीफ होंग हवा में ऊपर जाता है और बहुत ही पावरफुल पाल मटेक करता है, जिससे नीफेंग बाल बाल बचता है। और दूसरी तरफ चीफ होंग एक दरख्त के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि ये आइसलैंड बहुत बड़ा है, अगर तुम यहाँ पे किसी को मदद के लिए बुलाओगे तो भी शायद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुमने मेरे आदमियों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तो नीफेंग की कंडीशन देखकर सी यांग वो चीफ होंग के नारे लगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद नीफेंग के सारे दोस्त उदास हो जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब वो लोग हारने वाले हैं, मगर नीफेंग कहता है, लगता है अब वक्त आ गया है अपने असली मार्शल आर्ट को सामने लाने का। ये कहने के बाद वो सनफायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ चीफ होंग उसे लगा कि शायद ये कोई मामूली सा ही कल्टीवेटर है, इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं बड़ी होगी। वो उस पर डबल एनर्जी पाल मटेक करता है, मगर नीफेंग एक ही वार के साथ दोनों हेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर चीफ होंग वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि
ये लड़का तो ट्रांसजेंडर मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज कर रहा है, मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो ट्रांसजेंडर फैमिली से है भी नहीं, तो फिर इसने ट्रांसजेंडर मार्शल आर्ट टेक्निक को किस तरह मास्टर किया है? और दूसरी तरफ नीफेंग कहता है कि इन छोटे मोटे अटैक से मैं इसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा, मुझे ये खेल जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड के 2 क्लोन्स बनाकर उस पर हमला करता है, तो चीफ होंग उन स्वॉर्ड से बाल बाल बचता है। मगर दूसरी तरफ हमें नीफेंग को दिखाया जाता है, वो एक और स्प्लैश अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए चीफ होंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मगर वो इतने में देखता है कि नीफेंग उसके पीछे आ चुका है और नीफेंग का अटैक इस मर्तबा उसे डायरेक्ट हिट कर जाता है और फिर देखते ही देखते नीफेंग उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखते ही चीफ होंग वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर इतने में नीफेंग उसका पीछा करके उस पर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चीफ होंग और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है तो एक और अटैक आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पे पड़े पड़े सबके सामने दम तोड़ देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का ब्लड चेंजिंग रियलम में है और मास्टर तो ब्लड रेनुअल रियलम में थे। इस लड़के ने मास्टर को कैसे हरा दिया? अगर ये मास्टर को हरा सकता है तो हम लोग तो इसके आगे नहीं टिक पाएंगे। और दूसरी तरफ सी यांग, उसकी तो वैसे ही पैंट गीली हो जाती है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर नीफेंग एक ही अटैक के साथ उसका भी काम तमाम कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग कांपना शुरू कर देते हैं और नीफेंग चीफ होंगटियान की बॉडी के ऊपर से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, तो वो सब लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं। और नीफेंग वो कहता है कि अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो तुम लोग वैसे ही यहाँ पे लोगों को लूटते रहोगे। ये कहते ही वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके उन लोगों की कल्टीवेशन को डैमेज कर देता है, जिसके बाद उन लोगों में से एक वॉरियर खड़ा हो जाता है और लड़ने की कोशिश करता है, मगर नीफेंग को गुस्से में देखकर वो भी उसके आगे सरेंडर कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं ऐसा कुछ, इसलिए मेरी जान बख्श दो। वो सब लोग नीफेंग के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, जिस पर नीफेंग कहता है कि ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था, पर तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ। अगर तुम लोगों ने कभी भी यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को लूटने की कोशिश की या फिर तुम लोग दोबारा से अपने वही लुटेरे वाले काम करना शुरू करोगे तो फिर तुम लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ये काम छोड़ देंगे, हम लोग ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। ये सुनकर नीफेंग कहता है कि ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर अगला सीन हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। नीफेंग उस गुफा में प्रैक्टिस करते करते ब्रेक थ्रू करके ब्लड चेंजिंग रियलम के पीक पे आ जाता है और फिर उस गुफा से बाहर आकर कहता है कि मैंने ब्लड चेंजिंग रियलम पीक लेवल को अचीव कर लिया है, मगर ये भी काफी नहीं है, मुझे ब्लडलेस रेनुअल रियलम को भी अचीव करना है और उसके लिए मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इतने में अचानक उसे उस गुफा के अंदर से एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि ये क्या, ये आवाज तो सिर्फ उस ब्लड स्कॉर्च जेड की हो सकती है। लास्ट टाइम मैंने उसे मिस कर दिया था, पर इस मर्तबा मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो गुफा के अंदर चला जाता है और अगले सीन में हमें 3 और शिप्स को आते हुए दिखाया जाता है। उस शिप के अंदर सबसे पहले हमें गु फैमिली को दिखाया जाता है। उसके 2 डिसाइपल वो स्कोर जेड हासिल करना चाहते थे और उनका मास्टर उन्हें कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो जेड हर हाल में हासिल करना है। और दूसरी तरफ हमें शाओ फैमिली की एक एल्डर दिखाया जाता है। वो अपनी डिसाइपल से कहती है कि तुम लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट लगा देनी है, कम से कम भी तुम लोगों 3 स्कोर जेड तो लाजमी हासिल करने हैं, वरना तुम लोग उससे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। और फिर हमें उसके बाद चेंग फैमिली को दिखाया जाता है। चेंग फैमिली का मास्टर कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि तुम लोग बाकी कल्टीवेटर से ज्यादा हाई लेवल के हो, तो तुम कल्टीवेटर से वो स्कॉर्चिंग जेट बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खाली हाथ वापस ना आओ। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम लोग वो जेट हासिल करके ही रहेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो 6 के 6 वॉरियर्स उस आइसलैंड में आकर खड़े हो जाते हैं और वो सब लोग उन स्कोर जेट को हासिल करना चाहते थे और वो सब लोग 2-2 की टीम में फौरन से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए फौरन से उसी गुफा में आ पहुंचते हैं जहाँ पे नीफेंग पहले से ही मौजूद था। और वो सब लोग जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो लोग अंदर जाते हुए थोड़ा सा घबरा रहे थे। इतने में कुछ चिमगादड़ उड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफी डर जाते हैं, मगर वहाँ पे उन्हें लावा दिखाई देता है। तो चेंग ब्रदर्स फौरन से वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सबसे एरिया है, इसका मतलब है ये जगह यांग एनर्जी से भरी हुई है
और मुझे पूरा यकीन है कि वो स्कॉर्चिंग जेट भी यहाँ से ही निकलने वाला है। जिसके बाद वो शियाओ फैमिली की उन 2 लड़कियों से कहते हैं कि तुम दोनों अगर हमारा साथ दो तो हम लोग तुम्हें वो स्कॉर्चिंग जेट देंगे, मगर तुम्हें उसके लिए करना ये है कि तुम्हें उस गु फैमिली के दोनों मेंबर्स को रोकना है। मगर युन कहता है कि नहीं, तुम लोग हमारा साथ दो। ये चेंग ब्रदर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ये लोग वैसे भी तुम लोगों से बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे जेट्स छीन लेंगे। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ ये जेट्स शेयर करेंगे। और वो लड़की भी कहती है कि हाँ, हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे, हम लोग तुम्हारे साथ वो जरूर शेयर करेंगे। मगर चेंग ब्रदर्स कहते हैं कि शाओ लुओ, तुम जानती हो कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। जिस पर शाओ लुओ कहती है, तुम ये मत समझ लेना कि हमारी एंगेजमेंट हुई है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं खुद भी यहाँ पर जेड स्टोन्स को हासिल करने के लिए आई हूँ और मुझे तुम लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं गु फैमिली का साथ दूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तो याद रखना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर वो लोग फिर शाओडी से कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम लोग तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। तो शाओडी उन लोगों से कहती है कि ठीक है, हम लोग वो सारे के सारे जेट्स आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और वहीं पे हमें नीफेंग को भी दिखाया जाता है, वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था, मगर उन लोगों की आवाज सुनकर वो भी वापस से अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है, वो जेड स्टोन कभी भी बाहर आते ही होंगे। वो लोग वहाँ पर 2 घंटे तक इंतजार करते हैं, तो इतने में एक जेड स्टोन लावा से बाहर निकल आता है, जिसे देखते ही वो सारे के सारे उस पर झपटने की कोशिश करते हैं। मगर इतने में शाओडी को मौका मिलता है, वो उस जेड स्टोन के बेहद करीब पहुंच जाती है, मगर उससे पहले वहाँ पर नीफेंग आ जाता है और वो उस स्टोन को ले लेता है। वो लोग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है और ये यहाँ पे हमसे पहले क्या कर रहा था। तो ब्रदर्स उसे कहते हैं कि कौन हो तुम और किस फैमिली से हो और यहाँ पे क्यों आए हो, तुमने हमारा जेड स्टोन छीना है। और शाओडी भी कहती है कि मेरा ये स्टोन मुझे वापस कर दो। मगर दूसरी तरफ नीफेंग दिल में कहता है कि ये लड़की एक ट्रांसजेंडर मार्शल फैमिली से है और इसने एक मर्तबा मेरी हेल्प भी की थी। अगर मुझे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स मिल गए तो उनमें से एक स्टोन में इसे जरूर दूंगा। मगर फिर वो उससे कहता है कि सुनो लड़की, इस स्टोन में तुम्हारा नाम लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो शाओडी कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, मगर मैंने इसे पहले देखा है और तकरीबन हासिल करने के बाद नीफेंग कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, तुमने इसे हासिल नहीं किया, इसलिए ये मैं रख रहा हूँ। ये कहने के बाद चेंग ब्रदर्स गुस्से में आकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर अचानक से उस लावा से फिर से एक जेड स्टोन बाहर निकलने लगता है, जिस पर नीफेंग फौरन से झपट कर उसे दोबारा से कैच कर लेता है और वो 6 के 6 लोग उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर नीफेंग उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचकर वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। उसकी स्पीड देखकर शाओडी कहती है कि अगर इसी तरह ये लड़का स्टोन्स छीनता रहा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ चेंग ब्रदर्स कहते हैं कि सुनो दोस्त, तुम बिला वजह में ही हमसे पंगा ले रहे हो, अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो शायद तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। मगर फिर दूसरा चेंग ब्रदर कहता है कि ब्रदर कीसाई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वैसे ही हम लोग इससे बाद में ये स्टोन्स छीन लेंगे। ये कहने के बाद अचानक उस लावा से एक साथ 2 स्पिरिट स्टोन्स बाहर निकलते हैं, तो नीफेंग बहुत ही आसानी से उन दोनों के दोनों स्टोन्स को हासिल कर लेता है। जिसके बाद कीसाई और कीजी दोनों ही कहते हैं कि चलो अब ये स्टोन्स फौरन से हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही नीफेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग मेरे रास्ते में ना आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो शायद तुम लोग यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही एक लड़का गुस्से में आ जाता है और अपनी सोर्ड के साथ नीफेंग पे जैसे ही हमला करता है, तो नीफेंग अपनी सोर्ड की मदद से उसकी सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक पावरफुल अटैक के साथ उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। नीफेंग के एक ही अटैक के बाद वो बंदा दोबारा खड़े होने के लायक ही नहीं रहता। और दूसरी तरफ कीजी कहता है कि तुमने ये हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है। वो अपनी टाइगर नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही नीफेंग पे हमला करता है, तो नीफेंग बहुत ही आसानी से उसे भी रोक लेता है और एक पावरफुल किक के साथ उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। वो दोनों चेंग ब्रदर्स नीफेंग से मार खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ शाओडी नीफेंग से कहती है कि तुमने चेंग ब्रदर्स को मारा है, इसलिए वो लोग बहुत जल्द जाकर चेंग जुन को बुला कर लाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा कर सकते हैं।
जिसके बाद अगले सीन में हमें कू फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वाइन के नशे में धुत होता है और वो अपने दोस्तों के साथ नी रेजिडेंस के आसपास टहल रहा होता है और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि नी रेजिडेंस अब हमारे कब्जे में है, तो हम लोग जब चाहें जिस भी लड़की को चाहें तो छेड़ सकते हैं, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है। ये लोग असल में बहुत ज्यादा वीक थे। असल में इन्हें सपोर्ट करने वाला कू फैमिली का हेड मास्टर कू होंग यू है, जिसने नी रेजिडेंस पर कब्जा कर दिया है और उसकी वजह से ये छोटे मोटे लोग नी रेजिडेंस के आसपास की लड़कियों को जानबूझकर छेड़ते हैं ताकि अगर कोई उन्हें कुछ भी कहे तो वो लोग उसकी जमकर ठुकाई कर सकें। इतने में अचानक नी फेंग भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे उस यंग मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि नी रेजिडेंस की लड़कियां कहां चली गई हैं। ये आवाज सुनते ही नी फेंग फौरन से उसके पास चला आता है और वो देखता है कि कू फैमिली का यंग मास्टर नशे में धुत है और वो लड़कियों को तलाश कर रहा है। जिसके बाद नी फेंग उसे पीछे से आवाज देकर बुलाता है तो यंग मास्टर नीचे झुककर उसे देखता है तो वो कहता है कि नी फेंग, ये तो तुम हो, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अब तो तुम्हारा भी हम वही हाल करेंगे जो हमने तुम्हारी फैमिली का किया है। ये कहने के बाद अचानक से नी फेंग अपनी आइस पावर के जरिए ही उसकी कलाई मरोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ऐसी पावर तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर वॉरियर्स में ही हो सकती है। जिसके बाद नी फेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि नी रेजिडेंस के आसपास मुझे कहीं दिखाई मत देना, पर दूसरी तरफ वो यंग मास्टर कहता है कि नी फेंग, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी इस हरकत पर मैं मास्टर को कहकर के लिए सजा दिलवाऊंगा। ये कहने के बाद नी फेंग एक और अटैक करके उसका पूरा हाथ ही इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो यंग मास्टर और भी बुरे तरीके से चिल्लाते हुए अपने अंकल को बुलाने की कोशिश करता है और वो दोनों यंग मास्टर की हालत देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो नी फेंग एक एक करके उन दोनों का काम भी तमाम कर देता है और इतने में हमें दिखाया जाता है कि कू फैमिली का हेड मास्टर वो भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत की जो मेरे जूनियर्स को तंग कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके वहां पे आते ही वो यंग मास्टर फौरन से अंकल होंग यू के पास जाने की कोशिश करता है। ये देखकर नी फेंग उस पर एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी टांगें दोनों ही इंजर्ड हो जाती हैं, मगर वो लड़का फिर भी अपने अंकल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और जाते ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसका अंकल उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करके उसे दोबारा से हील कर देता है और वो नी फेंग से कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी नी फैमिली ही बुरी तरह से सफर करेगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नी फेंग की इस हरकत की वजह से अब हम सब लोगों को सजा मिलेगी। वो सब लोग डर के मारे नी फेंग को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अब नी फेंग की वजह से सबको पछताना पड़ेगा और वो लोग समझ रहे थे कि शायद नी फेंग अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो पहले था, वो अभी भी उतना ही वीक है, उसने कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया होगा। ये बात सुनते ही नी फेंग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बॉडी लेवल रियलम के मिड स्टेज पे आ चुका है। और दूसरी तरफ कू मास्टर भी हैरान होता है कि आखिर ये लड़का इतना जल्दी ग्रो कैसे कर गया, क्योंकि 2 महीने पहले तो ये सिर्फ अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था और अब 2 महीने के अंदर अंदर इसने बॉडीलेस रियलम को भी अचीव कर लिया है। जिसके बाद नी फेंग होंगी उसे कहता है कि मैंने सुना है तुमने मेरे फादर को। होंगी उससे कहता है कि हाँ, पहले तो मैंने उसे थोड़ा बहुत ही मारा था, पर अब तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं उसे जान से मार दूंगा और उसके साथ साथ नी फैमिली के ये सारे मेंबर्स भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। तुम्हारे फादर को तो मैंने बहुत ही आसानी से हराया था, मगर मुझे लगता है कि शायद तुम 3 मूव से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें 3 मूव के अंदर ही हराऊंगा। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि नहीं अंकल, इसे आपने बहुत ही बुरी तरह से मारना है। जिस पर अंकल कहता है कि ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये कहने के बाद वो नी फेंग पे हमला करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पाल अटैक करता है। तो दूसरी तरफ नी फेंग वो अपनी सोर्ड चार्ज करते हुए उससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करता है, जो कि उस पाल्म को डिस्ट्रॉय करते हुए होंग्यू की तरफ आगे बढ़ता है। तो होंग्यू अपने सामने एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो एनर्जी उसे पीछे धकेल देती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का तो ट्रांसजेंडर मार्शल आर्ट को यूज कर रहा है, मगर ये ट्रांसजेंडर फैमिली से तो है ही नहीं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपनी आयरन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक साथ बहुत सारी एनर्जी पाल्म अटैक करता है। तो नी फेंग भी अपनी मल्टी शॉट टेक्निक के जरिए उसके सारे ही पाल्म हैंड्स को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय
कर देता है और बहुत तेजी से उसके पास पहुंचकर उससे हैंड टू हैंड फाइट करना शुरू कर देता है, जिसमें वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड करने के लिए एक के बाद एक वार किए जा रहा होता है। ये देखकर मास्टर होंग्यू परेशान हो जाता है और कहता है कि इस लड़के के अटैक्स में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसके साथ यूं ही फाइट करता रहा तो मैं ये हार जाऊंगा। ये कहने के बाद अचानक नी फेंग उस पर एक और एनर्जी वेव अटैक करता है, जिससे मास्टर होंग्यू बाल बाल बचकर पीछे हट जाता है और वो नी फेंग को अपनी तरफ आता देखकर फौरन से उसे रुकने के लिए कहता है, जिस पर नी फेंग हैरान होकर वहीं पे ही रुक जाता है और मास्टर कहता है कि नी फेंग, तुम चाहते हो ना मैं यहाँ से चला जाऊं, तो फिर ठीक है, मैं यंग मास्टर को यहाँ से लेकर चला जाता हूँ, इसके बारे में क्या कहते हो? मगर दूसरी तरफ नी फेंग कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि ये मास्टर उस अर्थक्वेक के बारे में जानता है और उसे पता है कि बहुत जल्द यहाँ पर युआन लिंग वेन बाहर आने वाली है। अगर मैंने इसे यूं ही जाने दिया तो ये वापस जाकर कू फैमिली को और सी फैमिली को इकट्ठा करना शुरू कर देगा और वापस आकर ये हम पे हमला करेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद वो होंग्यू से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर तुम यहाँ से जा नहीं सकते। ये कहने के बाद वो उस पे हमला करने के लिए टूट पड़ता है। मास्टर होंग्यू उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक करता है, मगर नी फेंग को वो अटैक एक भी टच नहीं कर पाता और नी फेंग उस पर अपनी सोर्ड से एक के बाद एक वार करना शुरू करता है। दोनों ही एक दूसरे को अपनी पाल्म टेक्निक से पीछे धकेल देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर होंग्यू अपनी पावर को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे ही नी फेंग पर पाल्म अटैक करता है तो इस मर्तबा उसके पाल्म अटैक में लाइटनिंग भी शामिल होती है। ये देखते हुए नी फेंग अपनी सोर्ड को मल्टी सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर वो मल्टी सोर्ड्स अचानक से एक जायंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो कि उस जायंट हैंड से जाकर टकराती हैं और उसे फौरन से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इतने में नी फेंग हवा में ऊपर आ जाता है और होंग्यू उस पे हमला करने ही वाला था कि इससे पहले ही नी फेंग अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर होंग्यू को बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। ये देखकर मास्टर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? तो नी फेंग कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, क्या कर लोगे तुम? तो मास्टर कहता है कि एक मर्तबा कू फैमिली को पता चल गया तो वो इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो नी फेंग कहता है कि ठीक है, मैं सब लोगों को देख लूंगा। ये कहने के साथ ही उसका काम वहीं तमाम हो जाता है और फिर नी फेंग उसको फैमिली के मास्टर को यू के पास जाता है, जो कि नी फेंग से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं कू फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था ना, मैं यहाँ पे दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, बस एक मर्तबा मुझे जिंदा छोड़ दो। तो नी फेंग कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही जिंदा छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो उस पर एनर्जी अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि इन लोगों को फौरन से कैद कर दो, इनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर उसका फादर वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि नी फेंग, सच में तुम तो काफी पावरफुल बन चुके हो, 2 महीनों के अंदर अंदर तुमने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना लिया? मगर दूसरी तरफ नी टियानजी वो कहता है कि नी फेंग, तुमने कू फैमिली के मास्टर को मार तो दिया है, मगर अब हम क्या करेंगे? क्योंकि जब कू फैमिली के मास्टर्स को पता चलेगा कि हमने उनके एक मास्टर को मारा है तो वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो एक ट्रांसजेंडर फैमिली से हैं, इसलिए हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर वो सब लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग मामूली से लोग हैं, वो ट्रांसजेंडर फैमिलीज हैं, अगर वो लोग एक साथ मिलकर हम पे हमला करते हैं तो हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं। मगर नी फेंग उन्हें कहता है, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, वो लोग आएंगे तो मैं उन्हें खुद ही हैंडल कर लूंगा और तुम लोग भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन में हो, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो वापस अपने घर में चला जाता है और अगले सीन में हमें सी फैमिली के मास्टर बाई चुआन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इतने दिन गुजर गए हैं और अभी तक मेरे पास नी फेंग की कोई खबर नहीं आई। इतने में अचानक एक सर्वेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि मास्टर, नी फेंग वापस आ चुका है। मास्टर हैरान होता है और कहता है अच्छा, अब मजा आएगा, क्योंकि जब वो अपने घर में जाएगा तो पहले से ही होंग्यू वहाँ पे मौजूद है, वो उसे देखते ही मार डालेगा। ये बात सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा है, एक मर्तबा नी फेंग अपने घर जाए तो मास्टर होंग्यू तो उसका काम वैसे ही तमाम कर देगा। हमारे 2 डिसाइपल वहाँ पर जासूस बनकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो लोग हमें सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे और मुझे लगता है कि शायद अब तक तो नी फेंग मर भी चुका होगा। मैं जाकर एक वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर
लेता हूँ। ये कहते ही वो फौरन से नी रेजिडेंस की तरफ चला जाता है, मगर वो देखता है कि नी रेजिडेंस के बाहर तो कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है कि यहाँ पर तो कभी गार्ड्स खड़े नहीं थे। वो जैसे ही वहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो वो गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं ये नी रेजिडेंस है, यहाँ पे किसी और का आना अलाउड नहीं है। मगर वो उन लोगों से कहता है क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं रुईसाई हूँ और मैं यहाँ पे मास्टर होंग्यू से मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मुझे रोक सको। ये सुनने के बाद वहाँ पर दूसरा गार्ड कहता है कि जरा सुनो, इसे अंदर जाने दो क्योंकि इसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये कहने के बाद वो लोग उसे अंदर जाते ही हम देखते हैं कि रुईसाई अंदर जाते ही अपने दोस्तों को आवाज देता है और उनसे कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। मगर वहाँ पे मौजूद एक बंदा जब रुईसाई को वहाँ पे देखता है तो वो फौरन से मास्टर टियानजी को बुलाने के लिए चला जाता है। और इस तरफ रुईसाई अपने दोस्तों को आवाज देते हुए कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ, मास्टर तुम लोगों से बात करना चाहता है, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ जाना है। मगर फिर अचानक मास्टर टियानजी वहाँ पर आता है और कहता है कि रुईसाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग भूलो मत, नी रेजिडेंस कू फैमिली के अंडर में है। में अचानक फिर नीफेंग बाहर आता है तो नीफेंग को देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल सही सलामत है, मास्टर होंग्यू ने इसे छोड़ दिया क्या? तो नीफेंग उससे कहता है तुम कौन हो? तो मास्टर टियानजी उसे आकर बताता है कि नीफेंग ये असल में सी फैमिली का एक रेनुअल रियलम का वॉरियर है और ये यहाँ पे मास्टर होंग्यू से मिलने के लिए आया है। तो जब रुईसाई को सारी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है कि नीफेंग असल में बिल्कुल जिंदा है और मास्टर होंग्यू ने शायद उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, ये सोचने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि अरे आप लोगों को गलतफहमी हुई है, अपने दोस्तों से यहाँ पे मिलने के लिए आया था। ये कहने के बाद वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो अचानक से मास्टर टियानजी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिस पर रुईसाई कहता है कि ये क्या किया तुम लोगों ने? अगर मास्टर होंग्यू को एक मर्तबा भी पता चला तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर नीफेंग उससे कहता है कि अरे मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, तुम्हारा मास्टर होंग्यू वो तो मेरे हाथों पे पहले ही मर चुका है। ये सुनकर रुईसाई को एक झटका लगता है और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक युआनलिंग वेन बाहर निकल आती है। नी फैमिली के डिसाइपल्स जब उस माइन को देखते हैं तो वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर नीफेंग तो सच में कमाल है, इस वेन के बारे में पहले से ही पता था। ये जगह तो वाकई में युआनलिंग क्रिस्टल से भरी पड़ी है, ये क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा कीमती हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीफेंग अपने फादर के साथ बैठा हुआ होता है और उसका फादर नीफेंग से कहता है कि तुमने जैसा हमें बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज सुबह ही हमें पता चला कि उस अर्थक्वेक के बाद एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल युआनलिंग वेन बाहर निकल आई है। सच में तुम तो कमाल हो, मुझे भी बताओ कि आखिर तुम्हें पहले से ही ये सब कुछ कैसे पता चल जाता है? तो नीफेंग कहता है कि मुझे तो असल में बस गोड्स ने एक छोटी सी हिंट दी थी। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें सी फैमिली के मास्टर बाई चुआन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि रुईसाई वो अभी तक क्यों नहीं आया, उसे गए हुए इतना टाइम हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नी फैमिली ने उसे भी कैद कर दिया हो? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर होंग्यू के होते हुए वो लोग उसे कैसे कैद कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीफेंग ने मास्टर होंग्यू को भी मार? ये कहने के बाद अचानक वो अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरी बात कान खोल कर सुनो, जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी को यहाँ पे आना अलाउड है। जितने भी वॉरियर्स हैं उन सब लोगों को वापस से बुला लो, हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग में जाने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों को लेकर सीधा कू फैमिली के मास्टर से मिलने के लिए जाता है। मगर वहां पहुंचते ही गार्ड्स उसे अंदर आने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रात गए इतना देर से आए हो, इसलिए तुम मास्टर से नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम सुबह आ जाना, अगर तुम्हारा लक अच्छा होगा तो तुम उनसे मिल पाओगे। ये सुनने के बाद मास्टर बाई चुआन कहता है कि मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। असल में ये बात मास्टर होंग्यू के बारे में है, मुझे लगता है कि वो अब तक मारे जा चुके होंगे। ये बात सुनते ही वो गार्ड कहता है कि मास्टर वो तो रेनुअल रियलम के पीक पे थे, आखिर वो कैसे मारे जा सकते हैं?
ये कहने के बाद वो बाईचुआन से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर मास्टर को सारी बातें बताता हूँ और उसके बाद वो जो भी कहेंगे मैं उसे फॉलो करूंगा। ये कहते ही वो फौरन से मास्टर के पास चला जाता है और दूसरी तरफ बाईचुआन वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करता है। और कुछ ही देर गुजरने के बाद वो वॉरियर भागते हुए आता है और कहता है कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाईचुआन सीधा कू फैमिली के मास्टर के पास जा पहुंचता है और उससे कहता है कि आपसे मिलकर सच में आज बहुत खुशी हो रही है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम मुझे होंग्यू के बारे में कुछ बताने के लिए आए हो, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में क्या जानते हो। तो बाईचुआन कहता है कि मास्टर होंग्यू वो नी रेजिडेंस की तरफ गए थे और मुझे इतना पता है कि नी रेजिडेंस से वो वापस नहीं आए। यहाँ तक कि मैंने अपना बंदा इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे भेजा था, मगर वो बंदा भी कई दिन से गायब है। मुझे शक है कि नी फैमिली के लोगों ने मास्टर होंग्यू को अब तक मार दिया है। ये बात सुनकर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है अगर नी फैमिली ने मास्टर होंग्यू को मार दिया है तो इसका मतलब है कि नी फैमिली तो बहुत ही खतरनाक फैमिली है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। मगर बाईचुआन कहता है कि नहीं, आपको उन्हें रास्ते से ही हटा देना चाहिए। अगर आप मेरी बात माने तो हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, इस तरह न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मगर वो मास्टर कहता है कि मैं इस वक्त किसी पर भी हमला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे सिपाही बाहर गए हुए हैं और नी फैमिली इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो मास्टर होंग्यू को हरा सकती है, तो उनसे जीतना आसान भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए हमें कुछ दिन तक इंतजार करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ बाईचुआन कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक और खबर है। कल के अर्थक्वेक के बाद एक युआनलिंग वेन अपीयर हुई है जो कि नी रेजिडेंस के पास में ही मौजूद है। मैंने सुना है कि वो युआनलिंग वेन बहुत ही ज्यादा कीमती है। उस युआनलिंग वेन का फैमिली का मास्टर भी लालच में आ जाता है और वो कहता है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो फिर हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ बाईचुआन वो दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है कि अगर ये लोग नी रेजिडेंस पे जाकर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद युआनलिंग वेन वो हमारी होगी, उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ कू फैमिली का मास्टर उसे बस अपनी लालच होती है और वो कहता है कि वो युआनलिंग वेन अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम लोग भी सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दोबारा से युआनलिंग वेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है जो कि एक युआनलिंग स्टोन होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नीफेंग का फादर उसके लिए कुछ युआनलिंग स्टोन्स लेकर आता है और वो कहता है कि आज के दिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही युआनलिंग स्टोन्स निकले हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो नीफेंग उनमें से एक स्टोन को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिस पर उसे फील होता है कि उस युआनलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर वहाँ पर अभी भी बहुत सारे युआनलिंग स्टोन्स पड़े हुए थे और अभी तक नीफेंग का लेवल भी अपग्रेड नहीं हुआ था। तो नीफेंग कहता है कि एक युआनलिंग स्टोन को एब्जॉर्ब करने में मुझे तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगा है। अगर मुझे ये सारे युआनलिंग स्टोन्स एब्जॉर्ब करने हैं तो मुझे कम से कम भी पूरा 1 दिन लग जाएगा। मुझे कुछ भी करके अपनी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। ये कहने के साथ वो पूरी रात बैठकर युआनलिंग स्टोन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है कि नीफेंग उन स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है और उसका लेवल अब रेनवल रियलम के पीक पे आ चुका होता है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी नी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाता है और कहता है कि आज वो दिन है जब वो लोग आपस में अपने वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहे होंगे। और हमें दूसरी तरफ कू फैमिली को दिखाया जाता है। उन लोगों ने अब बहुत सारे वॉरियर्स को इकट्ठा किया हुआ होता है, मगर उनमें कुछ वॉरियर्स तो रेनवल रियलम के पीक पे होते हैं और बाकी सारे वो कम लेवल के होते हैं। और कू फैमिली का मास्टर कहता है कि मास्टर डिंग कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में वहाँ पर एक सर्वेंट आता है तो वो मास्टर उस सर्वेंट से कहता है कि मैंने तो तुम्हें मास्टर डिंग हुओ को लेने के लिए भेजा था, तुम अकेले क्यों आए हो। तो वो सर्वेंट बताता है कि मास्टर वो अभी नहीं आ सकते, उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था, मगर उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। और दूसरी तरफ एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर अब बेफिक्र हो जाएं, हम सब लोग रेनवल रियलम के पीक पे हैं, इसलिए हम सब लोग इस जंग को जीतने के लिए काफी हैं।
आपको मास्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मास्टर कहता है कि हाँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मेरे पास वैसे ही बहुत सारे वॉरियर्स हैं जो कि काफी ताकतवर हैं, मैं इन लोगों के साथ मिलकर हमला कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नी फेंग को। वो अपने फादर के पास आता है और उसे बताता है कि क्या आपने सारी तैयारियां कर ली है? तो उसका फादर कहता है कि हाँ, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो नी फेंग कहता है ठीक है, वो लोग बस बहुत जल्द यहाँ पे आने ही वाले हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सी फैमिली को, जो कि अपने सारे रेनवल रियलम के वॉरियर्स को लेकर सीधा नी फैमिली के पास जाती है। और वहां जाकर वो दोनों फैमिलीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। और नी फैमिली की तरफ से नी फेंग आगे आ जाता है, जिसके बाद सी फैमिली का एक जीनियस वॉरियर जो कि नी फेंग को देखकर उसे चैलेंज कर देता है। और वो उससे कहता है कि तुम्हारी मैं सारी अकड़ एक ही अटैक में निकाल दूंगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है। तो फाइट के शुरू में ही सब लोगों को नजर आने लगता है कि नी फेंग उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता नी फेंग उस पर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद वो बंदा समझ जाता है कि वो नी फेंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर फिर नी फेंग उस पर अपनी सन सोट से अटैक करता है, जिससे उस बंदे का काम वहीं तमाम हो जाता है। ये देखकर कू फैमिली का मास्टर वहां पे आ जाता है और उस वॉरियर का ये हाल देखकर वो कहता है कि ये लड़का तो हमारा रेनवल रियलम का वॉरियर था और ये तो हमारे सेक्ट में सबसे ज्यादा जीनियस था। अगर इस नी फेंग ने इसका ये हाल कर दिया है तो ये बाकियों का क्या हाल करेगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और उसके साथ खुद ही फाइट शुरू कर देता है, मगर नी फेंग उसे भी बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है और अपने एक अटैक से उसकी तलवार उठाकर दूर फेंक देता है। तो खुद को हारता देखकर कू फैमिली का मास्टर अपने सारे वॉरियर से कहता है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। तो वो सारे के सारे एक साथ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और सबके सब एक साथ उसके करीब आने लगते हैं। जिसके बाद नी फेंग अपनी सोर्ड की मदद से एक से फाइट करके उन्हें उठाकर दूर फेंकता जाता है। वो उन लोगों को इस तरह मार रहा था कि जैसे वो उसके सामने छोटे बच्चे हों। जिसके बाद हम देखते हैं कि नी फेंग जब उन बहुत सारे वॉरियर्स को मार देता है तो कू फैमिली का मास्टर अपने वॉरियर से दोबारा कहता है कि सारे एक साथ दोबारा से हमला करो। तो वो सब के सब दोबारा उस पर हमला करने के लिए आते हैं। जिसके बाद नी फेंग उन सबको एक ही अटैक से खत्म करने के लिए दोबारा से सन सोर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक ट्रांसजेंटल अटैक होता है। वो उस अटैक की मदद से बहुत सारे वॉरियर्स का खेल खत्म कर देता है। ये देखकर बहुत सारे वॉरियर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने की करते हैं और सी फैमिली का मास्टर भी इस अटैक के बाद अपनी जान बचाकर भागने की करता है, मगर नी फेंग का फादर उसके आगे आ जाता है। जिसके बाद वो उसके आगे गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगने लगता है। और दूसरी तरफ नी फेंग कू फैमिली के मास्टर को मार देता है और उसके साथ बाकी जो लोग बाहर भाग रहे होते हैं वो उनके पीछे जाता है और पीछे जाकर उन लोगों को बाहर वहीं पे ही खत्म कर देता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि सी फैमिली का मास्टर उसके फादर के साथ फाइट कर रहा है। तो वो भागते हुए वापस आ जाता है, जिसे देखकर फैमिली का मास्टर डर जाता है और उसके आगे रहम की भीख मांगता है। तो नी फेंग उससे कहता है कि हम तुम्हें जिंदा तो छोड़ देंगे, मगर तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि तुम एक आम इंसान बनकर जिंदगी गुजारो। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें कू फैमिली के एक एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी टाइम के बाद वापस अपनी फैमिली के पास आ रहा होता है। जब उसे कू फैमिली के मास्टर की डेथ की खबर मिलती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और नी फेंग के घर की तरफ आने लगता है। और वो देखता है कि नी फेंग अपने घर की छत के ऊपर खड़ा हुआ है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा यंग है और इस यंग एज में ये इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। वो उसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि पता नहीं, हो सकता है कि ये लड़का मुझे हरा ना दे। मैं भले ही जी युवान पीक पे हूँ, मगर इस लड़के में कुछ ना कुछ तो खास बात है। फिर वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि कुछ भी हो, मैं इस लड़के को हर हाल में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद उन दोनों की आपस में फाइट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डिंगोंग नी फेंग पर शुरू में ही भारी पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नी फेंग से एक लेवल ऊपर था और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से नी फेंग को उसे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तो फिर नी फेंग कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, ये मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे ट्रांसेंडेंटल आर्ट को यूज करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी सन सोर्ड टेक्निक को दोबारा से यूज करता है, जिसकी मदद से वो मास्टर डिंगोंग पर अटैक करता है। तो मास्टर उसे डॉज करके फौरन से ऊपर चला जाता है, मगर फिर अचानक उसे कुछ फील होता है कि उसके अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि वो अटैक मुझे हिट कर गया। ये कहने के साथ ही वो नीचे जमीन पे आ गिरता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद नी फेंग कहता है कि मास्टर डिंगहोंग को तो मैंने मार दिया है, मगर मास्टर डिंगहोंग के
शेन हाई सेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि मैंने मास्टर डिंग होंग को मार दिया है तो वो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएंगे। इसलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें रोकने के लिए उनकी टक्कर के किसी सेक्ट को लाना होगा। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि कुछ भी करके योंगजू सेक्ट जाना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी मदद के लिए किसी तरह कन्विंस करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो एक घोड़े में बैठकर सीधा योंगजू सेक्ट जाने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक यंग मास्टर को जो कि शेन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और वो भी नी फेंग की तरह एक जीनियस है जिसने बहुत ही कम एज में रेन्यूअल रियलम को अचीव कर लिया है। और वहीं पे हमें मेंग फैमिली की 2 लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो कि नी फेंग से गुफा में मिली थी। और वहीं पे फिर अचानक हमें चेंग फैमिली के एक मेंबर को भी दिखाया जाता है जिसे नी फेंग ने बुरे तरीके से मारा था। जब उन लोगों की नज़र नी फेंग पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये बंदा हमारे शहर में क्या कर रहा है। तो चेंग कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे मारा था और इसने मास्टर की भी बेइज्जती की थी और ये इसके बावजूद भी हमारे शहर में आया है। ये बातें वो यंग मास्टर सुन लेता है और कहता है कि क्या इसने मेरे अंकल की बेइज्जती की थी। तो चेंग उसे सारी स्टोरी बता देता है, जिसके बाद वो यंग मास्टर कहता है कि इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा वरना हमारे चेंग फैमिली की इज्जत कोई भी नहीं करेगा। ये कहकर वो सीधा उसके पास आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि नी फेंग, तुमने आइसलैंड में मेरे कज़न को ना सिर्फ मारा है बल्कि मेरे अंकल की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम पहले मेरे कज़न से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो और उसके बाद तुम्हें मेरे अंकल के सामने भी सर झुकाना होगा, वरना तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। ये सुनकर नी फेंग दिल ही दिल में कहने लगता है कि इसे नहीं पता कि मैं इसके बारे में बहुत पहले से ही सब कुछ जानता हूँ, मगर शायद ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिसके बाद नी फेंग उससे कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे मेंग फैमिली की तरफ जाना है। ये सुनकर चेंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे देखकर सब लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये बंदा चेंग फैमिली के यंग मास्टर के हाथों पिटने वाला है। और फिर जैसे ही वो यंग मास्टर नी फेंग पर अटैक करता है तो नी फेंग उसकी तलवार को वहीं पे रोककर बीच में से तोड़ देता है और उस टूटी हुई तलवार को उसकी चेस्ट में घुसा देता है, जिससे वो यंग मास्टर बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और नी फेंग उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी सोर्ड मुझसे दूर रखो, तुम इससे मुझे नहीं हरा सकते। और फिर नी फेंग उन 2 लड़कियों से कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे मेंग फैमिली के रेजिडेंस तक लेकर जाओ। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां नीचे आ जाती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। जब वो लोग मेंग फैमिली तक पहुंचती हैं तो वो लड़की जिसका नाम शाओडी था वो फेरीलान को आवाज़ देती है। तो अंदर से एक और लड़की बाहर आती है जो कि कहती है तुम यूं ही किसी को यहाँ पर लेकर आ जाती हो, आइंदा से ख्याल रखने के किसी को भी यहाँ ऐसे ही मत लेकर आना। तो नी फेंग उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है और उससे कहता है कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, उसके बदले में मैं आपके प्रेसिडेंट की वाइफ को ठीक कर दूंगा। फेरीलान भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ की बीमारी के बारे में तो सिर्फ हम कुछ लोग ही जानते हैं, इसे कैसे पता चला। तो फेरीलान उससे कहती है कि तुम्हें पहले खुद को प्रूफ करना होगा, क्या तुम वाकई में ये काम कर सकते हो या नहीं। इतने में एक सर्वेंट आ जाता है और वो आकर कहता है कि चेंग फैमिली का एक मास्टर आया है और वो बहुत गुस्से में है और वो कह रहा है कि वो नी फेंग को नहीं छोड़ेगा। ये कहने के बाद फेरीलान खुद जाकर उससे मिलती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम उससे लड़ना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम उससे लड़ सकते हो, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद वो बंदा नी फेंग के पास आ जाता है और उसके साथ मुकाबला करता है और उस पर आते साथ ही अपने ड्रैगन पावर के साथ अटैक करता है, जिससे नी फेंग को शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर वो उसके अटैक को समझ जाता है और उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके उसको बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिससे वो बंदा अपनी हार मानकर वहां से चला जाता है। और फिर नी फेंग फेरीलान से कहता है कि मैंने खुद को प्रूफ कर दिया है, इसलिए अब मुझे अपने प्रेसिडेंट के पास ले जाओ। तो फेरीलान उसे अपने प्रेसिडेंट के पास ले जाती है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट नी फेंग से कहता है कि मेडिसन किंग भी मेरी वाइफ का इलाज नहीं कर पाया, तो तुम भला कैसे उसका इलाज करोगे। तो नी फेंग उससे कहता है कि मेरी बॉडी प्योर यंग ब्लड से बनी है, इसलिए मैं आपकी वाइफ को ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ अच्छी फिजिकल टेक्निक्स भी हैं। तो प्रेसिडेंट उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया तो उसके बदले में मैं शेन हाई सेक्ट जाकर उनसे बात करूँगा और उन्हें कहूँगा कि वो नी फैमिली को चोट ना पहुँचाएँ। ये कहने के बाद नी फेंग उसकी वाइफ के पास जाता है और अपनी नीडल्स निकालकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो उस पर अपनी फायर एनर्जी से उसके अंदर की सारी टॉक्सिक हीट को बाहर निकलने लगता है, जिससे वो सारी बर्फ़ पिघल जाती है।
ये देखकर मास्टर काफ़ी खुश होता है और फिर नीफेंग उससे कहता है कि आपकी वाइफ अभी टॉक्सिक हीट से महफूज हो गई है, मगर वो फिलहाल होश में नहीं आएगी। इसके लिए मुझे इस पर मिनरल्स इंजेक्ट करनी पड़ेंगी, मगर हमें बीच में एक गैप देना पड़ेगा। तो मास्टर इसके लिए मान जाता है और फिर सुबह होते ही मास्टर शेनहाई सेक्ट चला जाता है और उन लोगों से बात करता है और वापस आ जाता है। जिसके बाद वो नीफेंग से कहता है कि मैंने उन लोगों से बात की है, मगर वो लोग मानने को तैयार नहीं और वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग नी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाएंगे, मगर वो लोग तुम्हारी टियानलियान वैन पर कब्जा करेंगे। ये सुनकर नीफेंग कहता है कि चलो ये भी ठीक है, कम से कम मेरी फैमिली तो महफूज रहेगी। जिसके बाद मास्टर उससे कहता है कि अगर तुम मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें अपनी फैमिली और अपनी टियानलियान वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और उसके लिए तुम्हें हाउटियान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। तो नीफेंग मास्टर की ये बात मान जाता है। जिसके बाद मास्टर अपनी बेटी के साथ उसे हाउटियान सेक्ट भेज देता है, जहाँ पे कुछ लोग उसका रास्ता रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारे मास्टर की बेइज्जती की थी और उनके अलावा तुमने हमारे सीनियर के साथ भी फाइट की थी, इसलिए आज हम तुमसे उसका बदला लेंगे। तो रुओ बिंग उनसे कहती है कि तुम लोग पागल हो गया, नीफेंग ने इस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और वो भी अब इस सेक्ट का एक हिस्सा है, मगर वो डिसाइपल नीफेंग से हर हाल में लड़ना चाहते थे। इतने में अचानक पास वाले सेक्ट से एक सीनियर मास्टर वहां पे आ जाता है, जो कि उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है और वो लोग मजबूरन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो बिंग नीफेंग को हाउटियान सेक्ट लेकर आती है, जहाँ पे वो अपने मास्टर से मिलता है और उसे देखकर वो कहता है कि मास्टर, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो मास्टर उसे देखकर ही कहता है कि तुम्हारे अंदर प्योर यंग ब्लड है, तुम सच में काफी आगे जाओगे। मगर वो उससे ये भी कहता है कुछ दिनों के बाद हमारे 5 सेक्ट का एक कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए उसके लिए जल्दी से तैयारी करनी होगी और खुद को अपग्रेड करना होगा। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नीफेंग ने ब्रेक थ्रू करके ज़ेनियान लेवल को अचीव कर लिया था और वो कहता है कि मैं अब कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।